जय हिंद। सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ब्लड पार्ट 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। पार्ट 1 में आप लोग देख सकते हैं कि बता चुके हैं। पार्ट 1 से जितना भी क्वेश्चन छूट चुका था, जो कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग नहीं बता पाए थे, तो इस वीडियो में ये सारा क्वेश्चन जो भी छूट चुका है उसको बताएंगे। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, 30 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये लास्ट वीडियो होगा आपका ब्लड का। ध्यान दीजिए, ये लास्ट वीडियो होगा आपका ब्लड का। इसके बाद ब्लड के बारे में कोई भी चीज़ नहीं बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन का सेशन चल रहा है, ये पार्ट 2 है। ब्लड का कौन सा है भैया? ये पार्ट 2 सेशन चल रहा है, ब्लड का पार्ट 2 वीडियो ये है। इसमें जितना भी उससे क्वेश्चन छूट चुका था वो बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे कि अब इसमें क्वेश्चन आता कैसा है। ये तो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, सब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आएगा। तो आइए ध्यान दीजिए और शुरू करते हैं वीडियो का। तो देखिए, उसमें बता दिए थे कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स ध्यान दीजिए। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़े थे पिछले वाले वीडियो को बता रहे। देखिए, हमको याद है, हम बताए, हमको याद है, आप लोग भी ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ब्लड का पीएच मान कितना होता है। ब्लड माने खून, रक्त, लहू जिसको कहा जाता है, उसका पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि खून जो है वो क्या चीज़ है भैया। कोई पूछ देगा कि खून क्या है, तो कहेंगे खून ही ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, यानी कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड वाला पार्ट 1 वीडियो यदि आप लोग देखिएगा तो उसमें बताए हुए हैं कि खून को तरल संयोजी ऊतक ही काहे कहा जाता है। कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा कि खून को तरल संयोजी ऊतक ही काहे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा कि खून हमारे पूरे शरीर कहने का मतलब होल बॉडी को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। इसीलिए इसको संयोजी मतलब संयोग कर, इसीलिए इसको कहा जाता है तरल संयोजी ऊतक। तरल इसलिए क्योंकि पानी लेखा है भैया, बहता है। और संयोजी का मतलब संयोग कर, मतलब जोड़ के रखा है। ऊतक यानी कि ब्लड एक क्या है? सेल ही है। उसके बाद RBC, WBC, प्लेटलेट्स, यही मेन है कि ब्लड में आप देखेंगे कि होता क्या क्या है। खून है, मान लीजिए कि हम अपना खून यहाँ पे सिरिंज में निकाल लिए इतना, तो इस खून में क्या क्या हमको दिखेगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये एक आपका हम लोग का डिब्बा है, इसमें खून है, खून भरा हुआ है। तो इस डिब्बे में जो खून है, उस खून में क्या क्या है, तो उसमें लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट, यानी कि कुछ तरल पदार्थ और कुछ ठोस पदार्थ है। तरल पदार्थ कहने का मतलब कि जो पानी लेखा हो उसको कहते हैं प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। सॉलिड पार्ट यानी कि जो ठोस रहेगा, ठोस समझ रहे, ढेला लेखा काड़ा, उसको बोलते हैं ब्लड कॉर्पल्स। ब्लड कॉर्पल्स में आ जाएगा WBC, प्लेटलेट्स और RBC। अब देखिए, ये सारा चीज़ पढ़ लिए थे आप लोग को, हम रिविजन करा रहे हैं बोल कर ही सिर्फ। उसके बाद पढ़े, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ब्लड प्लाज्मा में 90% क्या होता है? आपका पानी होता है। ध्यान दीजिए, 90% पानी, 1 से 2% आयरन, जिसमें आपका लोहा भी आ जाता है, फेरस। उसके बाद 8% होता है प्लाज्मा प्रोटीन। और यही मेन है कि प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में कितना परसेंट होता है, तो 8%। कौन होता है, तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। आप लोग लिख भी सकते हैं, हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन देके डैश दीजिए और लिखिए। 1 नंबर पे प्लाज्मा प्रोटीन 3 गो होता है। 1 नंबर पे एल्बुमिन, ALBUMIN एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, GLOBUMIN ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, FIBROJIEN फाइब्रिनोजन। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि इन तीनों का काम क्या है। तो जो एल्बुमिन है, ये सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन। आप देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन 2 गो, प्लाज्मा प्रोटीन 3 गो। अब इस तीनों में सबसे ज़्यादा कौन है भैया, तो एल्बुमिन। कौन है? एल्बुमिन। सारा चीज़ बता चुके हैं आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ हम बोल के रिवीजन करा रहे हैं। यदि आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो पिछले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग जाके पहले उसको देख लीजिए और सिर्फ इसको आप लोग सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, एल्बुमिन जो है सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन होता है।
इसका काम है वाटर बैलेंस और मिनरल बैलेंस। कहने का मतलब कि हमारे खून में कितना वाटर चाहिए, खून में कितना मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स मतलब धातु, उसका मेंटेन करने का मतलब उसका बराबरी करके संतुलन करके कौन रखेगा भैया, तो एल्बुमिन रखेगा। ग्लोबुलिन 3 होता है, अल्फा बीटा गामा। गामा ग्लोबुलिन जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है, हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। गामा ग्लोबुलिन कितने प्रकार के होते हैं भैया, 3 प्रकार के, अल्फा बीटा और गामा। गामा ग्लोबुलिन क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। उसके बाद फाइब्रिनोजन क्या करेगा, ब्लड क्लोटिंग में। लेक्चर अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसीलिए शॉर्टकट में आप लोग को बता रहे हैं। पिछला वीडियो हम तो आप लोग को 100% सजेस्ट करेंगे कि पिछला देख के इसमें ही, उसके बाद आपको ब्लड रखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद WBC RBC प्लेटलेट्स के बारे में पढ़े थे। RBC का टेक्निकल नेम यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम कहा जाता है इरिथ्रोसाइट, WBC का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। ये सब पढ़ चुके हैं। अब आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए RBC का जीवन काल उस वीडियो में छूट चुका था। RBC का जीवन काल कहने का मतलब RBC जो है बनता कहाँ है भैया, बोन मैरो में। बनता कहाँ है, बनता है बोन मैरो में। बोन मैरो कहने का मतलब कि अस्थि मज्जा। और देखिए जो चीज़ का जन्म होता है उस चीज़ का मृत्यु, उस शख्स कुछ भी प्राणी हो, कोई भी जो ऐसा चीज़ जिसका जन्म होता है, बनता है, निर्माण होता है, उसका मृत्यु निश्चिंत है। तो जो RBC पढ़ा रही है RBC, तो RBC बन रहा है कहाँ भैया, बोन मैरो में। लेकिन ये मरता कहाँ पे है, सबसे पहले इसका मृत्यु, तो ये मरता है आपका स्प्लीन में जाके, जिसको प्लीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लीहा। अब प्लीहा इंग्लिश में कहा जाता है स्प्लीन। तो अब देखिए क्वेश्चन बनेगा कि RBC का कब्र भी इसको कहा जाता है, स्प्लीन को क्या कहा जाता है, RBC का कब्र। इंग्लिश में कहते हैं ग्रेवयार्ड। क्या चीज कहते हैं, ग्रेवयार्ड। यार ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत बन गया, ध्यान दो इधर आओ इधर। RBC का जीवन काल होता है 120 दिन, माने RBC बना, जिस दिन बना उसके ठीक 120 दिन में उसका मृत्यु हो जाएगा। किसका मृत्यु होगा भैया, RBC का। RBC मान लीजिए कि आज पैदा हुआ, तो आज के ठीक 120 दिन बाद RBC मर जाएगा। मरेगा कहाँ भैया, तो मरेगा स्प्लीन प्लीहा जिसको कहा जाता है, मरेगा वही। इसीलिए स्प्लीन को RBC का कब्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन MBBI कहने का मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको कहा जाता है उसमें से एक है कि RBC का कब्र किसे कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, प्लीहा स्प्लीन को, इंग्लिश में ग्रेवयार्ड ऑफ द स्प्लीन। क्वेश्चन आएगा कि विच वन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द स्प्लीन, तो इसका एक ऑप्शन में रहेगा RBC, प्लेटलेट्स, WBC। तो आंसर कौन होगा भैया, RBC। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग पढ़ेंगे WBC के बारे में। थोड़ा सारा चीज़ बता चुके हैं, जो छूट चुका है उसको बता रहे हैं। WBC के बारे में, WBC कितने टाइप्स के होता है भैया, तो 2 टाइप्स के होता है। एक नंबर में ग्रेनुलोसाइट, 2 नंबर में ए ग्रेनुलोसाइट। इसको तो भैया हम बता चुके हैं कि इस चीज़ में, इसको हम बता चुके हैं आप लोग को डिटेल वाले लेक्चर वीडियो में। अब इसको हम इसलिए ऑब्जेक्टिव के मायने से बता रहे हैं। WBC कितने प्रकार के, कोई पूछेगा, इधर ध्यान दो। WBC कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। कौन कौन, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट जिसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कण होंगे, ध्यान दीजिए, जिसको साइटोप्लाज्म करने का मतलब जिसका कोशिका द्रव समझ रहे हैं ना, जो सेल के बीच में होता है। ये मान लीजिए सेल हुआ, तो सेल के बीच में जो फ्लूइड रहता है उसको बोला जाता है कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर उपस्थित द्रव को कहा जाता है कोशिका द्रव। अब ध्यान दीजिए, जिसके कोशिका द्रव में छोटे छोटे कण रहेंगे उसको बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट, और जिसमें छोटे छोटे कण नहीं रहेंगे उसको बोला जाता है एक ग्रेनुलोसाइट। हो गया आपका क्लियर। अब पढ़ेंगे कि ग्रेनुलोसाइट के कितने प्रकार और एक ग्रेनुलोसाइट के कितने प्रकार। तो ग्रेनुलोसाइट का फिर 3 प्रकार हो जाता है,
फिल किया, ये सिनोफिल्स। देखिए हिंदी में भी वही होता है भैया, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा समझिएगा। ये सिनोफिल, बेसोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। अब देखिए क्वेश्चन का बनेगा, ये सिनोफिल किस चीज़ का भाग है। क्वेश्चन बन गया तो हम लोग सबसे पहले कहेंगे ये सिनोफिल WBC का भाग है। अब WBC के तो दो भाग है भैया, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, तब उसमें किसका भाग है, तो ग्रेनुलोसाइट के। अब फिर आ जाएगा कि न्यूट्रोफिल किसका भाग है, तो आप लोग ज़्यादा तेज हैं तो डायरेक्ट कर दीजिएगा ग्रेनुलोसाइट। तो अगला जो पूछेगा कि अरे भैया मान लीजिए कोई आपसे आके पूछेगा तो नहीं बताओ तो कि न्यूट्रोफिल किसका भाग है, तुम सीधे बताना ग्रेनुलोसाइट, ब्लड से लड कुछ नहीं, ग्रेनुलो। उस समझ जाएगा कि पूरा डीप में लड़का पड़ा, इसीलिए डायरेक्ट क्या बता दिया, ग्रेनुलोसाइट बता दिया। और जो डीप में नहीं ऊपर ऊपर पड़ेगा वो बोल देगा WBC के, उससे भी ऊपर तो बोल देगा ब्लड में किसी का पार्ट होता होगा भैया। लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं डिटेल में तो ध्यान दीजिएगा सॉरी, देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि न्यूट्रोफिल किसका भाग होता है, ग्रेनुलोसाइट का भाग होता है। अब इस तीनों का फंक्शन पढ़ेंगे कि तीनों का काम क्या है, हमारे ब्लड में तीनों का काम क्या है। ये सिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल फेगोसाइटोसिस का काम करता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि भक्षण। भक्षण का मतलब कि कोई भी हमारे शरीर में, मान लीजिए कि मेरा छाती है, छाती में मुंह गति, लंग्स गति, क्या गया, बैक्टीरिया चला गया। उस बैक्टीरिया को, छोटे छोटे बैक्टीरिया है, संख्या में न्यूट्रोफिल ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल होता है। तो उस बैक्टीरिया, हिंदी में जीवाणु कहते हैं, उस जीवाणु को, छोटे छोटे, तो उस जीवाणु को मारने में, अब मारेगा कैसे कि बैक्टीरिया ही दी चुकी है, न्यूट्रोफिल लेता होता है, जाएगा उनका के लील जगह घपाक दे के हचाक दे, तो वही क्या करेगा, इसका काम हुआ है न्यूट्रोफिल के फेगोसाइटिस, भक्षण, यानी कि कोई भी जीवाणु को खा जाना, इसका काम है न्यूट्रोफिल का। उसके बाद बेसोफिल। बेसोफिल काम करता है हम लोग को एंटीकोगुलेंट में, ध्यान दीजिएगा, हेपरिन नामक, हेपरिन क्या चीज़, हेपरिन नामक एंटीकोगुलेंट बनाता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। उसके बाद ये सिनोफिल, आप लोग लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन वाला है तो ज़्यादा बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखिए फंक्शन ऑफ ये सिनोफिल। ये सिनोफिल हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये सिनोफिल हम लोग का काम करता है, बॉडी एलर्जी जब भी होता है तो उसमें वर्क करता है ये सिनोफिल। मतलब कि ये सिनोफिल बढ़ जाएगा तो हम लोग को पता चलेगा रिपोर्ट में कि हमारा शरीर में एलर्जी है भैया। ये सिनोफिल बढ़ने का मतलब कि शरीर में एलर्जी है, कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस का एंट्री हो चुका है। अब बेसोफिल का काम क्या है भैया, हिस्टामिन या फिर हेपरिन एंटीकोगुलेंट बनाता है। न्यूट्रोफिल क्या करते हैं आप लोग का, फेगोसाइटोसिस का काम करता है। उसके बाद एक ग्रेनुलोसाइट, ध्यान दीजिए, इस बोर्ड पाओ, इस बोर्ड पाओ, एक, सॉरी ये तो तार छूट गया। देखिए एक ग्रेनुलोसाइट का पार्ट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट का पार्ट फिर से दो होता है, मोनोसाइट। कौन सा, मोनोसाइट। और 2 नंबर पे होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। अब देखिए मोनोसाइट फर्दर डिवाइड नहीं होता है, फर्दर करने का मतलब कि आगे बंटवारा मोनोसाइट का नहीं है, लेकिन लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट के क्या है कि लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में बढ़ जाता है। टी लिम्फोसाइट भी इम्यून रिस्पॉन्स करता है, क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स। ध्यान दीजिए, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन सा सहायक होगा हम लोग का, टी लिम्फोसाइट। देखिए ब्लड से हमको जितना लगता है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए ब्लड से। पार्ट 1 में भी हम आप लोग को बता दिए, अगर एक आप लोग सोच के बताइएगा तो देखिए क्वेश्चन कितना बनेगा। आरबीसी का जीवन काल, एगो क्वेश्चन, कितने दिन होते हैं, 120 दिन, बनता कहाँ है, 2 क्वेश्चन, मृत्यु कहाँ होता है, 3 क्वेश्चन। उसके बाद WBC में आ जाइए, WBC कितने प्रकार के होते हैं, 4 क्वेश्चन। तो ऐसे अगर आप लोग अपने से दिमाग लगा के इसमें से क्वेश्चन छाटिएगा तो जितना बताएं उसमें तो 50 को हम दावा के साथ यहाँ पे 100% लिख देते हैं कि 50 वो क्वेश्चन हम लोग आप लोग का तैयार कर चुके हैं ब्लड से। और पूरा जितना इम्पोर्टेंट, जितना डीप हो सकता है उतना हम बताने का प्रयास किए हैं। अब देखिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं।
हम लोग पढ़े आज क्या चीज़, जो पहले पढ़ चुके थे, जो पिछले वाले वीडियो में छूट चुका था उसको बताने का प्रयास किए। सबसे पहले पढ़े WBC का जीवन काल कितना होता है 120 दिन, पार्ट 3 भी आएगा इसका। अब इससे जितना क्वेश्चन छूट चुका होगा हम देखेंगे अपने बुक से, जो बुक फॉलो करते हैं उसको देखेंगे, जितना छूट चुका होगा उसको पार्ट 3 में लाके बताएंगे। देखिए जीवन काल 120 दिन, बनता कहाँ है बोन मैरो, हिंदी में अस्थि मज्जा। मृत्यु कहाँ होता है इसका भैया, तो स्प्लीन प्लिया तिली होता कहाँ है बायां साइड, कहाँ बायां साइड, यहाँ पे लीवर के नीचे होता है। उसके बाद पढ़े WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल, होता कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स कहने का मतलब कि छोटा छोटा कण होगा उसको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट, जिसके साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव क्या है, कोशिका के अंदर उपस्थित द्रव को कोशिका द्रव कहा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार का होता है, एक ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार का होता है, ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार के, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। यार रटो, देखो बताने से हमको याद हो गया। ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार के, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एक ग्रेनुलोसाइट फर्दर डिवाइड होगा कितने प्रकार में, 2 प्रकार में, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट आगे नहीं बढ़ेगा, लिम्फोसाइट आगे बढ़ेगा 2 में, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट। तो ब्लड के पार्ट 2 में इतना ही। आशा करते हैं कि इस जितना भी अभी तक बताएं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, और क्लास 12th का बहुत जल्द ये नया बोर्ड लगाने के बाद स्टार्ट कर देंगे क्लास 12th का भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए सत्यम लेक्चर को। बहुत जल्द 2000 सब्सक्राइबर होने वाला है, तो यार वीडियो को देखने के बाद शेयर भी किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ।